स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो ये स्प्रिंग बूट के साथ ही हम लोग यूज करेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक मॉड्यूल है स्प्रिंग डेटा जेपीए, जो कंप्लीट हमारी जेपीए और हाइबरनेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। तो प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट में हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज करते हैं और कंप्लीट डेटाबेस इंटरेक्शन इसी स्प्रिंग डेटाबेस जेपीए को यूज करके करेंगे। तो ये हमारी जो डेवलपमेंट है उसको बहुत फास्ट करता है। जो हम लोग रिडंडेंट बॉयलर प्लेट कोड सब लिखते थे उसको रिमूव करेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में यूज कर रहे हैं तो पूरी ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल, यानी आपको ट्रांजैक्शन जो बिगिन ट्रांजैक्शन कमिट ये सब करना पड़ता था वो स्प्रिंग के थ्रू मैनेज्ड होगा, क्योंकि स्प्रिंग की स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद मैनेज करेगा इस चीज को। ठीक है। तो स्प्रिंग डेटा जेपी एक पावरफुल फ्रेमवर्क है फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन इन जावा एप्लीकेशन। बेसिक फीचर ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्रिएट सपोर्ट रिपोजिटरी क्रिएटेड विथ स्प्रिंग एंड जेपीए। जो हम लोग डीओ लेयर के जगह रिपोजिटरी लेयर बनाते हैं वो स्प्रिंग और जेपीए के सपोर्ट से कंप्लीट ये प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी एचक्यूएल क्राइटेरिया एपीआई सारी चीज चलेगी। तो जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेरी डीएसएल और जेपीए क्वेरीज। ठीक है। ऑलरेडी जेपीए क्वेरीज आप लोग हाइबरनेट में किए हो तो क्वेरीज का सिंटैक्स कभी चेंज नहीं होता, वही रहेगी। और क्वेरी डीएसएल भी देखेंगे कैसे यूज करता है। बैच प्रोसेसिंग हमें करना है, बैच इंसर्ट, बैच अपडेट, ये सारे सपोर्ट स्प्रिंग डेटा जेपीए में होता है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग डेटा जेपीए में ये सब नहीं कर सकते। जो हम लोग जेडीबीसी में देखे थे बैच इंसर्ट, बैच अपलोड, सॉर्टिंग या डायनेमिक क्वेरी बनाना, वो सारे काम हम लोग जेपीए में कर सकते हैं। एक्सएमएल मैपिंग अगर करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, बट आज के डेट में एक्सएमएल मैपिंग हम लोग करते नहीं, एनोटेशन बेस कंप्लीट करते हैं। और कोड साइज ऑब्वियसली ये कंप्लीट रिड्यूस करता है कड ऑपरेशन। जितने हम कड ऑपरेशन करेंगे उसमें कोड साइज बहुत रिड्यूस होगा। तो इसका प्रोजेक्ट में जब भी सेटअप जहां भी स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज करना है, आपको स्प्रिंग डेटा जेपीए जब आप स्प्रिंग की प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो, स्प्रिंग की मॉड्यूल सब स्प्रिंग आईओ के थ्रू यूज करो या न्यू स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाते हो तो स्प्रिंग वेब यूज करते हो अगर रेस्ट बेस आपको चीजें चाहिए, प्लस स्प्रिंग डेटा जेपीए भी एक मॉड्यूल आती है वो कर रहा है। अलोंग विद दिस अगर आप माई सिक्वल यूज करना चाहते हो तो माई सिक्वल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको H2 डेटाबेस से इस बार बता रहा हूँ। H2 डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस होता है। इसका काम क्या होता है कि जब तक सर्वर चलेगा तब तक डेटा रहेगा और उसके बाद डेटा वैनिश हो जाता है। तो जनरली S2 डेटाबेस ये सब हम लोग JUnit टेस्ट केसेस ये सब अपना करना होता है तो उस समय करते हैं कि भाई सर्वर अप हुआ, टेस्ट केस के लिए जितना डेटा चाहिए वो डेटा डाल दिया और उसको फिर डिलीट भी कर दिया, वो टेम्पररी डेटा होता है। तो इसी तरह कई अदर और भी डेटाबेस हमारे पास होते हैं इन मेमोरी डेटाबेस, जैसे डरबी है और भी कई सारे हम यूज कर सकते हैं। तो H2 डेटाबेस बहुत रिनाउंड है जो हम लोग यूज करते हैं। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए के साथ मैं H2 डेटाबेस के साथ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसलिए H2 भी आप स्प्रिंग का जब प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे मान लो मैं स्प्रिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट और स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, तो स्प्रिंग स्टार्टर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ कुछ भी दे दिया मैंने, नेक्स्ट। तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, आप स्प्रिंग आईओ के थ्रू जाओ, वेब के थ्रू या डायरेक्ट इस तरह बनाओ। तो H2 ले लिया, लॉम्बॉक ले लिया, जो भी चीज चाहिए, स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग वेब या जो अदर चाहिए आप ले सकते हो। तो ये कंपोनेंट्स आप लेके नेक्स्ट करके फिनिश कर सकते हो। तो ये तो आप लोग करते ही होगे स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट में, इतना आइडिया तो होगा, आई होप होगा ना।
ठीक है। ये जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है इसको मेमन बेस्ड प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना, जो दिया हुआ। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसकी अगर फॉर्म को देखो तो बेसिकली इसकी फॉर्म में आपकी बूट स्टार्टर है, लॉम्बॉक है, H2 है, वेब है और डेटा जेपी है। यही चार है। स्टार्टर टेस्ट तो हमेशा आता है, इसको हटा नहीं सकते। बाकी जो हमें रिक्वायर्ड था लॉम्बॉक चाहिए था, डेटाबेस के लिए हमने H2 रखा और स्टार्टर वेब वेब कंपोनेंट है जो रेस्ट वेब सर्विस बनाएगा और डेटा जेपीए कंप्लीट डेटाबेस इंटरेक्शन का काम करेगा। इतनी चीजें क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट होता है हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जरूर करते हैं, या वाईएमएल फाइल में करो या प्रॉपर्टी फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी फाइल में ही मैं करके दिखाया हूँ। प्रॉपर्टी फाइल जो रिसोर्स के अंदर होगी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो इसमें पहले तो ये एप्लीकेशन नेम है, ये तो नॉर्मल सा होता ही है। पोर्ट नंबर आप देना चाहो तो पोर्ट नंबर भी दे सकते हो बाय डिफॉल्ट, नहीं तो ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पे 8080 पे रन करेगा। सबसे पहला लाइन H2 डेटाबेस के लिए ये जरूरी है, H2 कंसोल इनेबल। ये होता क्या है, देखो ये डेटाबेस, अब आप बोलोगे सर इंस्टॉल हमने किया नहीं, ये चलेगा कैसे, हम देखेंगे कैसे? तो जैसे ही सर्वर आप अप करोगे, हमारी यूआरएल जो होती है http लोकल होस्ट 8080, उसी पे H2 डेटाबेस इनेबल हो जाएगा ब्राउजर पे। और वो बाय डिफॉल्ट उसकी हम दिए कि ये एक इस डेटाबेस का नाम दिए कि इस डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस बनेगा, उसका ड्राइवर दिया H2 का, प्लस यूजर नेम पासवर्ड ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, H2 का डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड से वो अप होगा। बाकी डीएलएल अपडेट कर दी, ये तो नॉर्मल सा है कि अगर क्रिएट नहीं होगा टेबल तो क्रिएट करेगा, नहीं तो वो अपडेट करेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन देना मस्ट है और उसको एक्सेस करने के लिए ये चाहिए कंसोल इनेबल ट्रू। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन H2 डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में? ठीक है, तो चलो पहले प्रोजेक्ट को अप करते हैं और एक बार H2 डेटाबेस को देखते हैं। ठीक है, कि बाद में और बाकी काम करेंगे। तो जब आप चलाओगे, अगर H2 डेटाबेस इनेबल हुआ है तो लॉग्स में जरूर आएगी, लॉग्स जरूर देखना। ठीक है, लॉग्स में आपकी यारी H2 कंसोल अवेलेबल, ये लाइन जरूर आएगी, ध्यान देना। अगर ये लाइन नहीं आई मतलब आपकी H2 डेटाबेस इनेबल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारा 8080 पे चल रहा है, http लोकल होस्ट 8080 H2 कंसोल। जैसे ही ये ओपन किया, देखो ये आ गया, ऐसे नाम का है। पासवर्ड हमने क्या दिया है, पासवर्ड के नाम से दिया है प्रॉपर्टी फाइल में, यूजर नेम ऐसे और पासवर्ड, पासवर्ड देते हैं। टेस्ट कनेक्शन करो, सक्सेसफुल कनेक्ट, ये क्या है, अच्छा पासवर्ड कनेक्ट। तो ये डेटाबेस ओपन हो गया हमारी। अगर जो हम बनाएंगे टेबल, ये सब जो जैसे बेसिकली ये रन किया होगा एप्लीकेशन, तो टेबल्स बनाया होगा हमारी एंटिटी को रीड करके। हमारे पास यहाँ देखो एंटिटी है, स्टूडेंट नाम का एंटिटी होगा जरूर, एक स्टूडेंट नाम का एंटिटी है ना।
जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल है। तो ये एक टेबल बना लिया, देख रहे हो? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? H2 क्या बोल रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है आप लोग को H2 डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट ये फ्रेश चलता रहेगा, हर बार सर्वर पे फ्रेश डेटा रखेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं। हम्म नहीं, ये इन मेमोरी है ना, वर्ड ही यूज किया, इन मेमोरी। इन मेमोरी मतलब सर्वर जब तक अप है तब तक मेमोरी में रहेगा। परमानेंट के लिए हम लोग फिर माई सिक्वल, ओरेकल वहां जाएंगे। तो पहले ही आपको बताया ना, ये ऐसा डेटाबेस सब कब यूज करते हैं, जब किसी इस तरह की कुछ डेमो सॉफ्टवेयर बनाना हो, आप चाहते हो कि कोई टेस्ट केसेस का पूरा डेटा बैंक बनाना हो, तो आप इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर सकते हो। उस केस में ये बहुत लाइट वेट डेटा होता है, ये जार फाइल में आती है। ठीक है, तो ये जावा ही हेल्प कर रहा है बनाने में कंप्लीट H2 डेटाबेस, और कुछ नहीं है। तो पहले स्टूडेंट का देखते हैं। एक एंटिटी मैंने बनाया है स्टूडेंट, इसी पे लेके चलेंगे। ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई एंटिटी एज इट इज रहेगी, चाहे आप हाइबरनेट में बनाओ, चाहे स्प्रिंग डेटा जेपी में बनाओ, कहीं भी बनाओ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा, रिपोजिटरी जो आप लोग बनाते हो, तो रिपोजिटरी बेसिकली हम लोग कर्ड ऑपरेशन के लिए बनाते हैं एक रिपोजिटरी लेयर, जिसको अगर पहले डाउ लेयर आप लोग बोलते थे, अब वो रिपोजिटरी लेयर हो जाता है। तो रिपोजिटरी लेयर में हम लोग जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करते हैं। अब ये समझना है आप लोग को, यहाँ पे मैं आपको रिपोजिटरी थोड़ा समझाता हूँ। मैंने जैसे एक रिपोजिटरी बनाई है, ये सब छोड़ दो क्या लिखा है, ठीक है, इससे अभी कोई मतलब नहीं। एक रिपोजिटरी हमेशा एक इंटरफेस होता है, कभी भी आपकी क्लास नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक कर्ड जितने भी ऑपरेशन है वो ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं, स्प्रिंग डेटा में पहले से बना के दिया हुआ सब कुछ, या फाइंड बाय आईडी, फाइंड ऑल, डिलीट, सेव, ये सारे काम कर सको। तो जेपीए रिपोजिटरी यूज करते हैं, दो रिपोजिटरी दिया जाता है, या तो एक कर्ड रिपोजिटरी यूज करो आप चाहो तो, और नहीं तो जेपीए रिपोजिटरी यूज करो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में ये डिफरेंस, कि कर्ड रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कर्ड रिपोजिटरी जो है पेरेंट है जेपीए रिपोजिटरी का, और कर्ड रिपोजिटरी में कंप्लीट आपकी जो रिजल्ट आती है, जैसे फाइंड ऑल की है, वो लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं आती है। ठीक है, वो एट्रेबल इंटरफेस का पूरा रेफरेंस रिटर्न करता है। जेपीए रिपोजिटरी ने बहुत अच्छे से यूजर डिफाइन, हम लोग को जो रिक्वायर्ड है कि हर चीज हम लिस्ट में चाहिए या प्रॉपर डेटा चाहिए, वो पूरा दिया है, प्लस एड ऑन्स कई सारे फीचर दिया है। कर्ड रिपोजिटरी में बेसिक फीचर है कर्ड का, सिंपल ऐड, डिलीट, अपडेट और रीड। लेकिन जेपीए रिपोजिटरी, अब ये क्या एड ऑन्स फीचर है, ये कैसे पता करेंगे, ये चाइल्ड होता है। तो देखोगे आप, जेपीए रिपोजिटरी को मैं ओपन किया तो मुझे मिला एक पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, इसको एक्सटेंड किया, मतलब सॉर्टिंग और पेजिनेशन का फीचर दे रहा है। और क्वेरी बाय एग्जांपल, मतलब कस्टम क्वेरी लिखने का भी ये फीचर दे रहा है, जो बहुत अच्छा फीचर है। फिर लिस्ट कर्ड रिपोजिटरी, इसके अंदर भी चलते हैं, इसको भी एक्सटेंड करता है। तो जब लिस्ट कर्ड रिपोजिटरी में जाते हैं, तब देखो एक्सटेंड में आपको मिलता है कर्ड रिपोजिटरी, मतलब कर्ड रिपोजिटरी टॉप लेवल पे है, पेरेंट है। और अगर इसको यूज करते हो तो यहाँ के मेथड को अगर आप देखोगे, यहाँ भी है, सेव ऑल है, लेकिन रिटर्न टाइप का आइट्रेबल है। फाइंड बाय आईडी ऑप्शनल टी दिया हुआ है, एग्जिस्ट बाय आईडी, फाइंड ऑल, ये सब है। ठीक है, काउंट, ये सारी चीजें दिया है। जैसे फाइंड बाय आईडी, फाइंड ऑल करके है ना, फाइंड ऑल में जाता है,
तो आइट्रेबल करके दिया। लिस्ट जबकि रिटर्न टाइप देता तो हमें इजी होता, इसने लिस्ट का आइट्रेबल करके दिया है कि उसको आइट्रेट करो। तो जेपीए रिपोजिटरी ने हमारा काम को आसान किया और कई एड ऑन्स फीचर दिया। इस कर्ट रिपोजिटरी की फीचर आएगी, प्लस और फीचर्स आपको जो चाहिए होगा, जैसे लिस्ट कर्ट रिपोजिटरी, इसमें जाओगे, यहां देखो इसने अपना नया मेथड दिया, फाइंड ऑल में लिस्ट ऑल रिटर्न। उसी तरह सेव में सेव ऑल कर रहे हैं तो पूरी लिस्ट हमें रिटर्न कर रहा है। फाइंड बाय आईडी तो एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ये चीज कर्ट रिपोजिटरी में नहीं था, तो एड ऑन्स फीचर ये दिया, प्लस अपना खुद का मेथड भी दिया इसने। ये मेथड सब दिया जेपीए रिपोजिटरी। सेव एंड फ्लश, ये फ्लश का ऑपरेशन सबसे बड़ा दिया है जेपीए रिपोजिटरी, जो कर्ट में नहीं है। फ्लश मतलब होता है, देखो कि हम बोलते हैं सेव करो डेटाबेस में, सिर्फ सेव एग्जीक्यूट करते हो तो सेव होता है, और कमिट के बाद वो परमानेंट सेव होता है। तो सेव करने के बाद वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होता उसी समय कभी भी, जब तक कमिट नहीं करोगे। लेकिन एंड सेव एंड फ्लश कॉल करोगे तो इसका मतलब होता है, हम डेटाबेस को बोल रहे हैं कि डेटाबेस तुम इसको सेव करो और टेबल में जाके सेव करो, फोर्स करते हैं टेबल में सेव करो। रोलबैक हम कर लेंगे, कमिट भी नहीं करता है, कमिट इसके बाद ही करेगा, लेकिन उसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करा देता है, ताकि आपकी आइडेंटिफायर आईडी सब जैसे इंसर्ट कर रहे हो आईडी जनरेट हो जाए, वो सारी चीज आपको डेटा मिल जाए। वो जेपीए रिपोजिटरी के थ्रू इजिली इसलिए मिलती है। तो जेपीए रिपोजिटरी यूज करने का मेन बेनिफिट है आपकी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। कैसी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी? सेव एंड फ्लश दे दिया, वहां सेव था सिर्फ, फिर सब में प्लस का दिया, प्लस गेट रेफरेंस बाय आईडी। ये आपकी लोड की रिप्लेसमेंट है, याद है आपने पूछा था राहुल, लोड का क्या है सर अल्टरनेट, तो वो है गेट रेफरेंस बाय आईडी। ये करता है लोड का, ये आपको प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना के देता है। ठीक है, क्वेरीज करने के लिए क्वेरी डीएसएल का सपोर्ट जेपीए रिपोजिटरी ने दिया, देख लेना। अभी चल के सीखेंगे, सिर्फ मेथड का नाम दो, क्वेरी भी नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ मेथड का नाम इनकी कन्वेंशन फॉलो करके दे दो, आपकी परफेक्ट क्वेरी बन जाएगी सिर्फ मेथड का नाम से। ऐसा अभी तक आप लोगों ने किया है उसमें रिपोजिटरी में? चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि जेपीए रिपोजिटरी एक्सटेंड कर रहे होगे, याद है ना, यही कर रहे होगे। तो याद रखना, ये डिफरेंस जब पूछा जाता है कि क्या रिपोजिटरी के लिए यूज करते हो, तो जेपीए कर्ड पूछा जाएगा, क्यों नहीं यूज करते, तो समझ में आया डिफरेंस ना। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो कर्ड रिपोजिटरी में हम लोग एंटिटी का नाम और ये डेटा टाइप आइडेंटिफायर का हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं। तो यही चीज यहाँ मैंने बहुत ज्यादा जो बताया वो लिखा नहीं हूँ, वो आप लोग को बता दिया, और रिकॉर्डिंग से आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लेना। मैंने बेसिक चीज बताई है कि जेपीए रिपोजिटरी हम लोग रिपोजिटरी में यूज करेंगे, और एक स्टूडेंट एंटिटी बना रहे हैं सिंपल। जेपीए रिपोजिटरी जो है कस्टम क्वेरी को भी सपोर्ट करता है, हम कस्टम क्वेरी बना सकते हैं, कर्ड रिपोजिटरी में ये फीचर नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, ये सब मैंने कस्टम क्वेरी लिखा है, इसको अभी भूल जाओ। ठीक, अभी एकदम सिंपल जेपीए मान लो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ कस्टम लिखा ही नहीं है। तो हम सर्विस लेयर कैसे बनाएंगे? तो देखो सारी चीजें हम यही मैनेज करेगा, सर्विस से मैनेज हो जाएगी। स्टूडेंट सर्विस, ये हमने रिपोजिटरी को इंजेक्ट कराया, ऑटो वायर किया। अब ये सारा काम यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल रिपोजिटरी में अपना जैसे मान लो फाइंड ऑल करके मेथड बनाना था, तो ये फाइंड ऑल मेथड किसका है? जेपीए रिपोजिटरी का है। यहाँ पे कुछ भी फाइंड ऑल करके मेथड नहीं है, देख लो, फाइंड ऑल करके कोई मेथड नहीं ना।
जेपीए रिपोजिटरी का एक बनाया कि फाइंड ऑल करके मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए, और गेट स्टूडेंट बाय आईडी लॉन्ग पास किया, फाइंड बाय आईडी कॉल किया, सेव करना है स्टूडेंट तो सिंपल सेव मेथड कॉल किया और स्टूडेंट रिटर्न हो जाएगा मेरा। सेव, डिलीट, गेट और गेट ऑल, इतनी जो मेथड है ये सब सिंपल मेथड है। नीचे वाली मैं ये जो है, जो बाकी 4 लिखा हूं ना मैं रिपोजिटरी में, ये 4 उनके लिए है सर्विस। ठीक है, तो ऊपर वाली जो है ये सिंपल आपकी जेपीए रिपोजिटरी के मेथड को कॉल कर रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ये जो 4 है। हम्म, ठीक है। तो देखो जैसे ही सर्विस लेयर इंजेक्ट होता है, यहाँ सर्विस से कॉल होती है। अब इंटरनल खुद स्प्रिंग वो जितने काम है आपके करता है, वो जेडीबीसी कनेक्शन ओपन करेगा, यहीं से कनेक्शन ओपन होता है इंटरनल सर्विस लेयर पे। रिपोजिटरी में जाके ओपन नहीं होता है, वो यहीं से ओपन करेगा। कनेक्शन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, कमिट, रोल बैक सब वो यहीं से हैंडल करता है, लेकिन वो कोड हमें दिखता नहीं। इवन एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन जो आती है वो भी हैंडल नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ये बेनिफिट हो जाता है कि आपकी नीट एंड क्लीन कोड हो जाती है। जो पहले दुनिया भर का हम लोग बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे, वो चीज हट गया। ठीक है, स्प्रिंग का यही बेनिफिट है। तो रिपोजिटरी बनाते हैं, उसकी सर्विस बना लिए, और सर्विस के बाद कंट्रोलर। कंट्रोलर पे आते हैं, तो मैंने कंट्रोलर के लेवल पे एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे दिया। आई थिंक ये सब तो आपको पता होगा। रेस्ट वाला पढ़ाया गया है ना? यस सर, रेस्ट वाला पढ़े हैं सर। ठीक है, तो बाकी मैंने 4 मैपिंग वो ये सिंपल ये किया है कि गेट ऑल स्टूडेंट, लिस्ट ऑल स्टूडेंट के लिए, बाय आईडी पाथ वेरिएबल, पोस्ट मैपिंग अगर कोई स्टूडेंट हम सेव कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट बॉडी पास की है, और डिलीट बाय आईडी। तो इसके अंदर मुझे जाने की जरूरत नहीं ना, ये सब गेट मैपिंग, रिक्वेस्ट बॉडी, ये सब तो आप लोग को रेस्ट में पढ़ाया गया होगा, आप लोग को क्लियर होगा। यस सर, यूज ठीक है, यूज भी करते हैं सर। ठीक है, चलिए। तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ स्प्रिंग डेटा जेपीए का, आप यूज भी कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तो ये मैंने सर्वर स्टार्ट किया। पोस्टमैन आप लोग को बोला था यूज कर लो। ठीक है, पोस्टमैन इंपोर्ट किया है। यस सर, इंपोर्ट भी किया और एपीआई टेस्टिंग भी किया। ठीक है, बढ़िया। तो ये जैसे क्रिएट स्टूडेंट है, यहाँ पे देखो मैंने कुछ स्टूडेंट दे दिया इस तरह, बॉडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये, तो एक सुमित दे दिया, अमित देता हूँ, आकाश दे देता हूँ, कुछ इस तरह करके 3 बना दिया। ऑल स्टूडेंट, तो ये ऑल स्टूडेंट का पूरा आ गया डेटा 1 2 3। फिर अब जैसे और क्या है, मेरा स्टूडेंट बाय आईडी, एक स्टूडेंट बाय आईडी है, जैसे जिस आईडी का आप फेच करना चाहो उस आईडी का फेच कर लो, और डिलीट स्टूडेंट। तो ये सब तो क्लियर होगा। मेन आपको यही बताना था स्प्रिंग डेटा जेपीए का कैसे यूज हो। यहाँ ऑल स्टूडेंट गेट किए, सेकंड वाले को डिलीट कर दिए, तो देखो डिलीट हो गया सेकंड। तो ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं हमारे H2 डेटाबेस में। अब डेटाबेस में चल के देखते हैं, तो यहाँ पे रन करो, ये देखो डेटा आ रहा है, क्लियर है ना? तो अब आप लोग H2 डेटा कभी अगर जैसे MySQL नहीं करना हो तो इजीली कर सकते हो, बट सर्वर ऑफ करोगे तो ये डेटा चला जाएगा, फिर से बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इन मेमोरी डेटाबेस है। तो इन मेमोरी डेटाबेस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये आपको बता दिया। कभी फ्यूचर में कभी भी इंडस्ट्री में जाके काम करना हो S2 डेटाबेस, तो आप लोग बेझिझक इसको मेंशन करो, इससे ज़्यादा S2 डेटाबेस में कुछ नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग के साथ बहुत इजीली ये चलता है।
तो डिपेंडेंसी डाला, कॉन्फ़िगरेशन किया और उसके ब्राउज़र को एक्सेस किया, ब्राउज़र लेवल पे सीधे-सीधे। तो ये आपकी रेस्ट कंट्रोलर हो गई। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना दूर तक? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब कस्टम क्वेरी पे आते हैं। तो कस्टम क्वेरी क्या होता है कि हम देखो उसने डिफ़ॉल्ट क्वेरी सब तो दिया है जेपीए ने, हम अपने हिसाब से कुछ क्वेरी बना सकें। तो 2 तरीका है कस्टम क्वेरी बनाने का। एक तो है मेथड नेम पे ही ऐसा तुम मेथड नेम यूज़ कर लो कि वो मेथड नेम के हिसाब से खुद कॉल हो जाए। ठीक है? हमें क्वेरी लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए कन्वेंशन है। स्प्रिंग ने कन्वेंशन दिया है कि मेथड नेम कैसे बनाओगे। तो मेथड नेम बनाने का कन्वेंशन क्या होता है, ये चीज़ प्रीफिक्स में आपको लिखना पड़ता है कि फाइंड कर रहे हो, रीड बाय, क्वेरी बाय, गेट बाय, कुछ भी आप यूज़ कर लो इनमें से, तो उसको रीड ऑपरेशन के जैसा मानता है। फिर फील्ड नेम आपको देना पड़ता है, जो आप एंटिटी बनाए हो उस फील्ड को यूज़ करोगे, जो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो फाइंड बाय ईमेल, हमने जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया एंटिटी का नाम फर्स्ट नेम, फाइंड बाय फर्स्ट नेम, फाइंड बाय लास्ट नेम, फाइंड बाय ईमेल, इस तरह बना सकते हैं आराम से। ठीक है? तो ये इसको यूज़ करने के लिए कैमल केस ज़रूरी है आप फ़ॉलो करो। बिना कैमल केस के नहीं कर सकते। तो मेथड का नाम कैसे लिखोगे ताकि वो स्प्रिंग समझे। अब हो सकता है आप और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, लाइक ये सब करना चाहते हो, ये कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने स्टूडेंट रिपॉजिटरी में देखो इस तरह से बनाया 1 में। फाइंड बाय लास्ट नेम, यहाँ कोई क्वेरी नहीं लिखा ना और लास्ट नेम पास हो रहा। ये समझ में आ रहा? राहुल, अभिषेक, ये समझ में आ रहा? ये देख रहे हो अलग से एक जेपीए रिपोजिटरी बनाया और यहाँ हम लोग कस्टम क्वेरी डीएसएल यूज करें। बेसिकली ये पार्ट जो है क्वेरी डीएसएल है आपकी जेपीए क्वेरी। ठीक है? तो एक तो तरीका है आप मेथड नेम लिखो, ये स्टैंडर्ड तरीका, अगर ये यूज करना सीख जाओ तो बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्वेरी आप सीधे-सीधे मेथड का नाम ही ऐसा बनाओ एंटिटी फील्ड के नेम पे। अब इसमें क्या होगा फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हुआ, वो अपने आप क्वेरी बना लेगा। इंटरनल क्वेरी बनाएगा, लेकिन स्प्रिंग खुद अपने आप क्वेरी बनाएगा। तो एंड ऑपरेशन लगा देगा। फाइंड बाय ईमेल इग्नोर केस, ये इग्नोर केस को करके करेगा। और लास्ट नेम, ठीक है, स्टार्ट विथ, ये सब स्टार्टिंग, ये सब प्रीफिक्स यूज करना। तो मैंने एग्जांपल दे दिया, आप इसको चला के ज़रूर देखना। अगर यहाँ पे चला के देखना, सारे के एग्जांपल दिया हुआ। ठीक है? फाइंड बाय ईमेल एंड विथ, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। काउंटिंग का है, एग्जिस्ट बाय ईमेल, तो ये आपकी सीधे-सीधे मेथड नेम के बेस पे होता है। मेन है रिपॉजिटरी बनाना और कुछ नहीं। फिर तो इस रिपॉजिटरी को आप सर्विस से कॉल करोगे और कंट्रोलर पे फिर एपीआई हो जाएगी। इसकी क्या होगी सर्विस, सिंपल, ये देखो सर्विस है। बस सर्विस में हम कॉल ही कर रहे हैं, या फाइंड बाय लास्ट नेम, ये सब सारी कॉलिंग की है। और उसके बाद कंट्रोलर एक बना लिया, स्टूडेंट कंट्रोलर 1 मैंने अलग बनाया, यूआरएल वही रखा। ठीक है? बस यहाँ पे मैपिंग अलग कर दिया, फुल नेम, ईमेल, ये सब, ये सारी कॉल हो रही है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से रिपॉजिटरी बनाओ। दूसरा तरीका है कस्टम क्वेरी लिखने का। कस्टम क्वेरी कैसे लिखते हैं, अगर आप मेथड नेम बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप खुद से एचक्यूएल लिखो, सिंपल। मेथड का नाम बनाओ, जैसे बनाना है, जो भी नाम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे एट क्वेरी करके खुद लिखे और यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर पास किए, पैरामीटर को आपने सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरह से एचक्यूएल लिखो एट क्वेरी करके। और आप तो दोनों स्टैंडर्ड तरीका, आप मेथड नेम के बेस पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो, और कस्टम क्वेरी और क्वेरी डीएसएल दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक इसमें आपको पेजेबल करके पास किया हूँ, ये थोड़ा आपको समझाता हूँ। पेजेबल जो होता है ना स्प्रिंग का, हम लोग देखे होगे पेजिनेशन कई जगह आती है। पेजिनेशन गूगल में भी देखे होगे, ये पेजिनेशन आती है ना, कुछ सर्च करते हो गूगल मान लो, तो नीचे ये पेजिनेशन आती है। तो इसमें क्या होता है ना, ये पेज नंबर और एक पेज में कितने आइटम है, साइज, दो चीज पास होती है। तो इसका देखना, कंट्रोलर जो बनाया हूँ स्टूडेंट वन, यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट वन नहीं है, वो शायद स्टूडेंट में है। यहाँ पे देखो स्लैश पेज करके यूआरएल है। तो दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, एक पेज और एक साइज। यानी कौन से पेज का हमको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग देखो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, यूजर को दिखाते हैं वन। तो जीरोथ पेज पे जो ये रिएक्ट से कॉल आएगी, पेज नंबर, और साइज तो हर पेज का सेम रहेगा, 10 कर दिया। तो पेज और साइज यहाँ पास किया। अब इसके बाद सर्विस लेयर पे गए, सर्विस लेयर पे इसको पेजिनेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, पेज रिक्वेस्ट ऑफ पेज और साइज के बेस पे। तब ये पेजिनेशन के बेस पे कॉल चली जाती है आपकी, यहाँ पे पेजेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो अभी तो दो ही रिकॉर्ड है मेरे पास ना, तो कल को मेरे पास 200 रिकॉर्ड है। हमने क्या किया, यहाँ से 0-10 कंट्रोलर से पास किया मान लो, तो क्या होगा, जीरोथ पेज के लिए 10 रिकॉर्ड, जो फर्स्ट 10 रिकॉर्ड होगा वो आएगा। तो पेज बाय पेज आप पेजिनेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये फिर से बताओ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को हर जगह प्रोजेक्ट में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है पेजिनेशन। और इसका पहले मैं आपको एपीआई दिखाता हूँ। ठीक है, पोस्टमैन में एपीआई अगर आप देखोगे ध्यान से, पेज करके कोई है यहाँ पे, लास्ट नेम पेजिनेशन, ये है ना। ठीक है। तो देखो, ये क्वेरी पैरामीटर के थ्रू हम भेज रहे हैं 05। इसका मतलब क्या हुआ, जीरोथ पेज यानी फर्स्ट पेज, गूगल पे चलो तो ये फर्स्ट पेज का जीरो नंबर, मतलब ये फर्स्ट पेज होता है। और 5 रिकॉर्ड, हम 5 ही रिकॉर्ड से डिस्प्ले करना चाहते हैं। सेकंड, अगर मान लो हम बोलते हैं ये पेज को फोर्थ पेज का कंटेंट चाहिए, कोई यूजर तो रिएक्ट से एक ही चीज, मान लो ये क्लिक करते हो, फोर्थ पेज का कंटेंट आता है, तो बेसिकली आप क्या भेजोगे वहां पे, 3 और 5। 3 मतलब थर्ड पेज, और रिकॉर्ड तो उतना ही चाहिए 5। अगर 9वां पेज का चाहिए तो क्या चाहिए आप भेजोगे एपीआई में, 8 एंड 5। समझ में आ रहा है ये कैसे काम करेगा। तो ये आपकी जाएगी डेटा। अब ये डेटा कैसे उतना ही रिकॉर्ड लेके आएगा, आप यहां से पेज साइज आया, और इसके बाद इसमें हमने पेजेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इंटरनल खुद ही क्वेरी लगाता है, चाहे ओरेकल होगा, चाहे ओरेकल जो है अलग रो नंबर पे पेजिनेशन काम करता है, माई सिक्वल लिमिट ऑफसेट पे काम करता है, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि हम नेटिव लिखे ही नहीं है। ये खुद ब खुद काम करेगा और अपने आप लेके आएगा पेजिनेशन के बेस पे, वो उतना ही डेटा लेके आएगा उस पेज का। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, मान लो 100 रिकॉर्ड आया, तो 100 रिकॉर्ड में से ये क्या करेगा, 10-10 के चंक में खुद देख लिया 10 का है, तो वो रिकॉर्ड ही सिर्फ लाएगा फर्स्ट पेज के लिए जो होगा। 05 किए तो वो फर्स्ट पेज का टॉप 5 रिकॉर्ड लेके आएगा। अगर आप यहाँ थर्ड और 5 भेजते, वो तीसरे पेज के हिसाब से खुद ही इंटरनल क्वेरी ऐसा बनाता कि तीसरे पेज के हिसाब से 5 ही रिकॉर्ड लेके आता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये खुद इंटरनल क्वेरी बनाता है। तो लिमिट ऑफसेट माइस्क्ल में ये इंटरनल यूज करता है, ओरेकल में रो नंबर यूज करता है। तो एज पर डेटाबेस ये खुद चेंज कर लेगा, क्योंकि आपने डायलेक्ट लिखा हुआ।
ठीक है? डायलेक्ट लिखने का तो देखो जेपीए, क्वेरी डीएसएल ये सब यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है, हम नेटिव नहीं लिखते हैं तो अपने आप सारी चीज़ कर लेता है। और नेटिव लिखोगे तब तो आपको ये पेज साइज़ के बेस पे खुद से क्वेरी बनानी पड़ेगी। क्लियर है? सर मेरे को हुँ। फ्रंट एंड में हुँ। एपीआई कॉल करेंगे और मान लो वहाँ पे यूजर 1 लाख यूजर हो और उनको लोड करवाना हो तो फिर फ्रंट एंड में करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से क्या क्वेरी है तुम्हारी? जैसे मेरे को 1 लाख यूजर फ्रंट एंड पे लोड करवाने हैं पेजिनेशन बना के मान लो या कैसे मान लो, ठीक है, 1 लाख स्क्रॉल डाउन यूज़र। जैसे 1 लाख यूजर या 10,000 जितने मान लो, बस स्क्रॉलिंग करता रहूं मैं, वो अपडेट होते रहे ऑटोमेटिक। हुँ। तो उसमें इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग तो हो जाएगी फ्रंट एंड में, हुँ। पर उसमें क्या है एपीआई कॉल करते हैं तो फ्रंट एंड में डिसाइड करना पड़ता है कि हमको इतना इतना डेटा ही चाहिए एक बार में, पर हाँ, यहाँ पे हम क्योंकि पेजिनेशन यूज कर रहे हैं। हाँ, तो पेजिनेशन से ही है ना, देखो मान लो 1 लाख स्टूडेंट है, क्या 1 लाख स्टूडेंट को डेटाबेस से भेजोगे तो वो लोड नहीं होगा, वो तो हेवी होगा ना। अब आपको पहले पेज में मान लो 100 ही स्टूडेंट दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे, 100 स्टूडेंट को ही लेके आओ, चाहे स्क्रॉल करके करो, चाहे आप पेजिनेशन दिखा के करो, अल्टीमेटली वो क्वेरी पीछे बैकएंड में जाएगी। 1 लाख यूजर को एक साथ कभी लोड नहीं करना चाहिए ना। तुम 1 लाख यूजर को लाके और रिएक्ट साइड उसका पेजिनेशन करो, वो तो गलत है। तो आज के डेट में इतना फास्ट हो ही जाता है, तो इसीलिए तो हम एपीआई बेस्ड काम करते हैं कि कंप्लीट एपीआई बेस्ड टेस्टिंग के रिएक्ट वाले अपना काम करेंगे, बस यहाँ डेटा देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक बैकएंड का काम आ गया। तो हम कभी भी 1 लाख यूजर को वन गो में लोड नहीं करेंगे, तभी तो हम पेजिनेशन दिए कि भाई उतना ही, सिर्फ हर रिक्वेस्ट में 5 ही डेटा जाएगा यहाँ से। हाँ, आप कुछ इसमें ऐसा ज़रूर करोगे कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उनको पता चले, तभी तो वो नंबर ऑफ पेजेज़ बना पाएँगे। जी सर। ठीक है? तो वो ज़रूर करेंगे। तो आई थिंक ये आप लोग यूज़ करना, अगर आप लोग उसमें क्या बोलते हैं पोस्टमैन में इंपोर्ट कर लिए हो तो ठीक है, किसी को इंपोर्ट करने में दिक्कत आई है तो बताओ, मैं इंपोर्ट कराऊँ अभी। क्योंकि मुझे और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बताना है। आपको मेन 2 ही चीज़ बताना था, एक कस्टम क्वेरी और एक क्वेरी डीएसएल, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों ने पूरा ऑलरेडी किया हुआ है। तो बेसिक ये H2 मेरा मेन एम था कि H2 के साथ आपको बताऊं, ताकि आपको H2 का आइडिया हो कम से कम। ठीक है? और पोस्टमैन का भी जी आइडिया हो। सर। तो किसी का कॉन्फ़िगर नहीं है तो बताओ, मैं कॉन्फ़िगर कराऊं। नहीं तो और इसमें कुछ बताने के लिए तो है नहीं, कुछ पूछना है तो पूछो। हम्म। हमारा जो एप्लीकेशन रन होती है जावा